ओके गाइस, कल के वीडियो में मैंने आधा जहाँ तक मैंने पढ़ा था उसके आगे मैं पढ़ता हूँ। थोड़ा सा ये मैं पीछे से स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं एग्जैक्ट नहीं जानता कि कहाँ तक मैंने पढ़ा था, बट स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सुबह का वक्त है तो गला बैठा हुआ है, उसके लिए सॉरी। और स्टार्ट करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास था कि किसी को अभिनय सिखाया नहीं जा सकता। अगर उसमें मूलतः रचनाशीलता के संस्कार हैं तो अभिनय के लिए सचेष्ट होने की रीति उसे अवश्य सिखाई जा सकती है। अपने अनुभव के आधार पर वे भली प्रकार जानते थे कि प्रतिभावान और लब्ध प्रतिष्ठ अभिनेता भी तभी अच्छा अभिनय कर पाता है जब वे अंतः प्रेरित हों। इस प्रकार अपने शिष्यों में वे अंतः प्रेरणा को जगाकर उन्हें अभिनय की दिशा में अग्रसर होने की प्रक्रिया ही सिखाना चाहते थे। उन्होंने रंग संस्थान में प्रवेश के विधि विधान का भी निरूपण किया है। उनका स्पष्ट कहना है कि जिन व्यक्तियों में अभिनय के प्रति सहज रुचि हो उन्हें ही परीक्षा के बाद प्रवेश दिया जाना चाहिए। उन व्यक्तियों के प्रवेश का उन्होंने सर्वथा निषेध किया है जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश के आधार पर विद्यालय में आना चाहते हों। उनका कहना था कि वे निश्चित रूप से अहम भावना से युक्त होंगे, गलत ढंग से कार्य करने का उनका स्वभाव होगा और सुरुचि के साथ वे कुछ भी नहीं सीखना चाहेंगे। अगर वे कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे तो भीतर से असमर्थ होने के कारण कुछ भी सीख पाना उनके लिए संभव नहीं होगा और उनकी कक्षा ही क्या, पूरी संस्था का अनुशासन उनके कारण बिगड़ जाएगा। उनके दुष्प्रभाव से रुचि के साथ सीखने वालों को भी समुचित अवसर नहीं मिल पाएगा। रंग संस्थान की संकल्पना उन्होंने एक मंदिर के रूप में भी की है, उस देव स्थान के रूप में जिसके भीतर की पवित्रता का आभास दिलाने के लिए उसके द्वार पर 4 शब्द सरलतर, सहजतर, सुंदरतर और उच्चतर विशेष रूप से लिखे गए हों। उनका आशय यह है कि रंग संस्थान में अत्यंत सरल रूप में सहज भावना के साथ अपने मन में सौंदर्य की चेतना को लिए हुए पवित्र मन से प्रवेश करना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रवेश करते समय छात्र अभिनेताओं के मन में सद्भावनाओं का ऐसा प्रबल प्रवाह होना चाहिए कि अगर किसी ने पहले आकर वहाँ किसी प्रकार का कूड़ा करकट भर दिया हो तो वह पूरी तरह से बह जाए, बाहर निकल जाए। स्टैनिस्लेवस्की ने रंग कर्म की सैद्धांतिक विवेचना के लिए जो पहली पुस्तक एन एक्टर प्रिपेयर्स अभिनेता की तैयारी लिखी है, उनका आरंभ उन्होंने छात्र अभिनेताओं की अभिनय क्षमता के परीक्षण से किया है। उन्होंने अपने को, जैसा हम पहले कह आए हैं, तो स्वर्ग के रूप में निर्देशक प्रशिक्षक की भूमिका में अवतरित किया है। उन्होंने साथ 2 सहायक प्रशिक्षक भी रहे हैं। वे पहले गोगोल, आस्त्रोस्की, चेखव आदि के नाम लेते हैं और फिर छात्रों से कहते हैं कि उनकी किसी रचना के किसी दृश्य को अकेले या कुछ और लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शित करें। उसके बाद प्रदर्शनों का एक लंबा सिलसिला है। छात्रों ने अपनी अपनी रुचि के अनुरूप जो दृश्य प्रस्तुत किए उन्हें देखते हुए तो स्वर्ग की आंखों में कभी प्रसन्नता तो कभी अरुचि के भाव जगे। किसी प्रदर्शन को देखकर तो वह पूर्णतः भाव विभोर हो उठे, लेकिन पहले दिन वे स्वयं और उनके साथी मात्र दृष्टा ही थे। किसी प्रकार की टिप्पणी उन्होंने नहीं की। तो सोर्व ने अपने दूसरे दिन
कि कक्षा पहले दिन की नाट्य प्रदर्शनों की समीक्षा से आरंभ हुई। समीक्षा मतलब रिव्यू होता है। इस संदर्भ में उनकी पहली स्थापना थी कि अभिनय को मनुष्य की अनुकरणशीलता की अभिव्यक्ति नहीं वरन एक रचनात्मक कला माना जाना चाहिए। किसी प्रदर्शन को देखते हुए पहले यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसमें सौंदर्य क्या है, अर्थात ऐसा क्या है जो हमारे मन को छूता है, हमें आकर्षित करता है और फिर हमारे अंदर में आनंद की वर्षा कर जाता है। उसके बाद यह जानने की कोशिश होनी चाहिए कि जो कुछ हमें अच्छा लग रहा है वह क्यों अच्छा लग रहा है। अपनी इसी विचार परंपरा के अनुरूप वे फिर पहले दिन के एक एक प्रदर्शन को लेकर उनकी शक्ति तथा दुर्बलताओं दोनों की विवेचना करने लगे। तो सोर्व ने उसके बाद पिछले दिन के 2 विशिष्ट प्रदर्शनों की चर्चा की जिन्होंने उन्हें विशेष रूप से अभिभूत किया था। एक था जब मारिया ने सीढ़ियों पर गिरते हुए बड़े ही निराशा भरे स्वर में कहा था, ओह मुझे बचाओ। और दूसरा था जब कोस्त्या ने कुछ और अधिक निराशा से परिपूर्ण होकर कहा था, खून यागो खून। इन दोनों ही अवसरों पर जो अभिनय कर रहे थे और जो देख रहे थे, दोनों ने ही अपने को घटित के आगे पूर्णतः समर्पित कर दिया था। अभिनय में इस प्रकार की सरलता के क्षणों को सहज रूप में भूमिका में जीने की कला के रूप में स्वीकार किया जाता है। कोत्स्या ने यह जानना चाहा कि वास्तव में यह कला क्या है। जवाब मिला था, तुमने उसे स्वयं अनुभव किया है। मान लो तुम्ही को कहना है कि तुम्हें उस समय कैसा लगा था। कोत्स्या ने उत्तर दिया था कि न तो वह जानता है और न कुछ उसे याद है। तो सोर्व ने उसकी जो प्रशंसा की थी उससे वह कुछ घबरा गया था। तो सोर्व ने पूछा था, क्या तुम्हें अपनी आंतरिक उत्तेजना की भी याद नहीं? तुम्हें यह भी याद नहीं है कि तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा सारा शरीर अपने को आगे फेंक कर कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हें यह भी याद नहीं है कि कैसे तुमने अपने होठों को काटा था और अपने आंसुओं को मात्र रोक ही पाए थे? स्मरण कराने पर कोत्स्या को अपनी कुछ चेष्टाएं याद आई थीं। तो सोर्व ने तब स्पष्ट किया था कि उसने अपनी अंतश्चेतना और अपनी अंतःप्रेरणा से अभिनय किया था। उसका ज्ञान स्मरण कराए जाने पर ही हो सकता था। कोत्स्या ने तब जानना चाहा कि यह सब अच्छा था या खराब। तो सोर्व ने तब उसे समझाया था कि अगर तुम्हारी अंतःप्रेरणा तुम्हें सही रास्ते पर ले जाती है तो बहुत अच्छा, और अगर वह भूल कर बैठती है तो बहुत खराब। उस थोड़े से सफल क्षणों में किए गए अभिनय के दौरान तुम्हारी अंतःप्रेरणा गलत रास्ते पर नहीं ले गई, इसीलिए वह अभिनय विलक्षण रहा। कोत्स्या ने जानना चाहा कि जो कुछ कहा जा रहा है क्या वह वास्तव में सही है। तो सोर्व ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि तो सोर्व को तो नाटक के द्वारा अभिनेता अपने साथ पूरी तरह ले जाता है। तब अपनी इच्छा के विषय में बिना कुछ सोचे विचारे वह अपनी भूमिका में जीता है, बिना यह देखे कि उसे कैसा लग रहा है, बिना यह विचारे कि वह क्या कर रहा है। और यह सब उपचेतना से और अंतःप्रेरणा से अपने आप होता है। इस बात को उन्होंने तोमासो साल्वीनी के कथन से पुष्ट किया। महान अभिनेता को अनुभूति से परिपूर्ण होना चाहिए, विशेष रूप से उस वस्तु की अनुभूति से जिसे वह रूपायित कर रहा है। उसे रूपायित होने वाले भाव को केवल 1-2 बार नहीं, प्रत्येक प्रदर्शन के समय न्यूनाधिक अनुभव करना चाहिए, चाहे वह पहली बार हो अथवा
1000वीं बार। तोत्सोर्व ने उसके बाद यह बताया था कि दुर्भाग्य से यह कर पाना हमारे वश में नहीं। हमारी उपचेतना हमारी चेतना की पहुँच के परे है। हम उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हम किसी प्रकार उसके भीतर पहुँच भी जाएं, तब उपचैतन्य चैतन्य हो जाता है और फिर मर जाता है। इसके बाद निर्देशक ने यह स्पष्ट किया कि इस विषम परिस्थिति से मुक्ति का मार्ग है कि हम सीधे रास्ते से नहीं तो टेढ़े रास्ते से समाधान पाने की कोशिश करें। मनुष्य की अंतरात्मा में कुछ ऐसे तत्व हैं जो चेतना और इच्छा के विषय हैं। हमारी पहुँच के भीतर के ये तत्व अनजाने मनोव्यापारों पर क्रमशः कार्य करने में समर्थ होते हैं। स्टैनिस्लवस्की के अनुसार इस प्रक्रिया के लिए जटिल रचनात्मक कार्य की महती अपेक्षा होती है। इस जटिल रचनात्मक कार्य पर अंशतः तो हमारी चेतना का नियंत्रण होता है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण भाग उपचेतना में तथा अनजाने ही होता है। हमारी उपचेतना को रचनात्मक कार्य के लिए सचेष्ट करने की एक विशेष तकनीक है। इसके लिए हमें उस सब को छोड़ देना चाहिए जो संपूर्ण अर्थ में प्रकृति के लिए उपचैतन्य है, और फिर हमें उसमें संलग्न होना चाहिए जो हमारी पहुँच के भीतर है। उपचेतना और अंतःप्रेरणा हमारे कार्य में प्रवेश करें। इसके लिए अनिवार्य है कि हम उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। स्टैनिस्लवस्की की यह सुनिश्चित धारणा है कि उपचेतना और अंतःप्रेरणा को लेकर व्यक्ति हमेशा रचनाशील नहीं होता। इस संसार में अब तक कोई ऐसी प्रतिभा नहीं हुई है। इसीलिए अपनी नाट्य पद्धति में सबसे पहले वे यह सिखाते हैं कि अभिनेता अपनी चेतना के साथ सही दिशा में रचना की चेतना में अग्रसर हो, क्योंकि वही उपचेतना को फूलने फलने के लिए अग्रसर कर सकती है। वस्तुतः वही अंतःप्रेरणा है। हमारी भूमिका में जितने अधिक रचनात्मक क्षण होते हैं, उतने ही अधिक हमारी अंतश्चेतना को प्रवाहमान होने के अवसर मिलते हैं। ओके गाइस, ये 12 मिनट का वीडियो बन चुका है और मैंने लगभग 2 पेज कंप्लीट कर दिया है, और ये बुक जो है 200 पेज का है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग वीडियो देखते रहिएगा या लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अभिनय करना है या आपको थिएटर से प्रेम है, तो आप किसी के बोलने के मोहताज नहीं रहते हैं। आपको जानने की इच्छा होती है और आप स्वयं ही उसके पीछे भागते हैं, उसको ढूंढते हैं। तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है क्या नहीं। अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं दूसरा तकनीक अपनाऊंगा पढ़ने का, या थोड़ा और स्लो कर दूंगा पढ़ने का जो पेस है उसको। तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अभी और भी काम है। बाकी मैं इस बुक को लगभग कंप्लीट करने वाला हूँ, लेकिन ये वीडियो के लिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। और वीडियो के लिए ही नहीं, मैं वैसे भी इस बुक को नोट करता रहूँगा हाइलाइटर से कि कहाँ इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हम लोगों को अपने जहन में बैठा लेना चाहिए। और बस यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं।